हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में आपको जो ये 8 क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस वीडियो में मैं इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन डिफाइन नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि जो ये सारे क्वेश्चन हैं दोस्तों, ये काफ़ी बेसिक है और आपने 11th-12th में कहीं ना कहीं इनको पढ़ा होगा। तो ये देखो, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 8 को छोड़ के फिलहाल और क्वेश्चन देखो। व्हाट आर टैर्निश एंड कोरोजन। क्वेश्चन 2, व्हाट इज कोरोजन। क्वेश्चन 4, define stress and strain. Question 6, ductility and malleability. And question 7, define biocompatibility. तो दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन बहुत बेसिक है। आप एक बार इनको रीड भी लगा लोगे तो ये आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अब जो क्वेश्चन 3 है, हु, वैल्यू एंड क्रोमा। क्वेश्चन 5, हार्डनेस टेस्ट। एंड क्वेश्चन 8, एड अ नोट ऑन पल्प कैपिंग एजेंट। तो दोस्तों, इस 3 क्वेश्चन के बारे में मैं आपको हल्का फुल्का आइडिया दे देता हूं, ताकि जब आप इनको पढ़ो तो आपको अच्छे समझ में आ जाए। अब दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पूरी पीडीएफ स्क्रीन पे दिखाऊंगा। तो आपके पास 3 वे हैं, या तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर इनको आप कॉपी पे लिख लेना, या फिर आप मेरे नोट्स को परचेज भी कर सकते हो मेरी वेबसाइट पर जाके, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले जो ये 3 क्वेश्चंस हैं, मैं इन्हें हल्का फुल्का आपको आइडिया दे देता हूं, उसके बाद मैं इन सारे नोट्स को आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन 3 देखो आप, हु, वैल्यू एंड क्रोमा। अब हु, वैल्यू एंड क्रोमा क्या होते हैं? ये कलर डायमेंशंस हैं, यूज होते हैं शेड सिलेक्शन में फॉर टीथ एंड रेस्टोरेशन। हु क्या होता है? हु मतलब होता है बेसिक कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। बेसिक कलर ऑब्जेक्ट का कौन सा है? टीथ का जो हम लेंगे, और रेस्टोरेशन का जो भी हमें सिलेक्ट करना है, तो उसका जो बेसिक कलर है उसी को हम बोलते हैं हु। वैल्यू, वैल्यू मतलब होता है लाइटनेस और डार्कनेस ऑफ अ कलर। अगर हायर वैल्यू होगी तो लाइटर कलर, और लोअर वैल्यू होगी तो डार्कर कलर, ठीक है। और क्रोमा, क्रोमा मतलब होता है इंटेंसिटी और सैचुरेशन ऑफ अ कलर। तो ये आप पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये काफ़ी आसान है, आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्यों इनको अच्छे से डिफाइन नहीं कर रहा हूँ। अब हार्डनेस टेस्ट। तो हार्डनेस टेस्ट दोस्तों देखो क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन देखो। हार्डनेस इज द रेजिस्टेंस टू इंडेंटेशन और स्क्रैचिंग। कुछ हमने कोई ऑब्जेक्ट है, उसको हम स्क्रैच कर रहे हैं, इंडेंटेशन यानी कि उसको हम दबा रहे हैं, तो वो कितना रेजिस्टेंस दिखा रहा है, उसी को हम बोलते हैं हार्डनेस। अब इसको हमने कुछ डिवाइड किया है, तो मैक्रो में ब्रिनल एंड रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट, माइक्रो में विकर्स एंड नूप हार्डनेस टेस्ट, अदर्स में बारकोल एंड शोर हार्डनेस टेस्ट। अब इन सबको डिफाइन भी किया गया है। तो होता क्या है, जैसे मान लो बेसिक सा लेते हैं, कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, अब उसकी हमको हार्डनेस टेस्ट करनी है, तो कैसे करेंगे? उसको हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से, किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट से दबाएंगे, है ना। और जितना तेजी से दबाएंगे, वो इंस्ट्रूमेंट ऐसा होना चाहिए कि उसमें रीडिंग आ जाए कि हम कितने तेजी से उसको दबा रहे हैं, है ना, कितने फोर्स के साथ उसको दबा रहे हैं। तो जितनी भी रीडिंग आएगी उस हिसाब से हम उसकी हार्डनेस को पता लगा सकते हैं। जैसे देखो, ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट में हम क्या यूज़ करते हैं? यूज़ करते हैं इसको फॉर मेटल्स एंड एलॉयज, यानी कि मेटल्स और एलॉयज की हार्डनेस हम इस टेस्ट से जान सकते हैं। हम यूज़ क्या करते हैं दबाने के लिए? ऊपर से एक हार्डेंड स्टील बॉल इज प्रेस्ड ऑन मटेरियल सरफेस। ऐसे ही सेकंड टेस्ट है रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट। ये इसमें हम क्या यूज़ करते हैं? यूज इज अ स्टील बॉल और कॉनिकल डायमंड, ठीक है। तो ऐसे ही ये सारे हैं, एक ऑब्जेक्ट होगा जिसके लिए हम ये टेस्ट कर रहे हैं, और दूसरा ऑब्जेक्ट होगा जिससे हम उसको प्रेस कर रहे हैं। तो ये होता है हार्डनेस टेस्ट। अब देखो आप, पल्प कैपिंग एजेंट्स। तो अब आप दोस्तों सेकेंड ईयर में हो, तो आपने एंडो डिपार्टमेंट में टीथ में टाइफो में कैविटी तो बनाई ली होगी, उसमें आपने एमलगम रेस्टोरेशन भी किया होगा। अब एमलगम रेस्टोरेशन करने से पहले हम उसमें क्या लगाते हैं? नीचे बेस, है ना, कोई सीमेंट लगाते हैं उसमें। तो जब आप क्लिनिक्स में जाओगे तो ज़रूरी नहीं है कि जब हमने कैविटी बनाई तो हम उसमें बेस ही लगाएंगे। बेस तो लगाएंगे, लेकिन उसके नीचे भी हम कुछ दूसरा ऑब्जेक्ट, दूसरा सीमेंट, या फिर दूसरा रेस्टोरेशन भी लगा सकते हैं, है ना। जब और कब लगाते हैं? जब कैविटी डीप हो जाती है, पल्प एक्सपोज होने वाला होता है बिल्कुल हल्का सा, तब हम उसको लगा देते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? जो पल्प कैपिंग एजेंट्स होते हैं, नाम से मालूम पड़ रहा है कि पल्प को कैप करने वाले एजेंट्स, है ना। तो दीज आर एजेंट्स यूज टू प्रोटेक्ट द पल्प ड्यूरिंग कैविटी रेस्टोरेशन। ये क्या देते हैं? दे प्रिवेंट थर्मल, केमिकल, बैक्टीरियल डैमेज से प्रोटेक्शन। अब ये 3 मेन टाइप्स के होते हैं पल्प कैपिंग एजेंट्स, वार्निश, लाइनर्स एंड बेसिस। यानी कि जो भी आप सेकेंड ईयर में बेस लगा रहे हो, वो भी क्या है? पल्प कैपिंग एजेंट। अब देखो,
कैविटी वार्निश किससे बना होता है? नेचुरल गम से और सिंथेटिक रेजिन से। अब ये देखो, आप तीसरा पॉइंट देखो इसमें, अप्लाइड इन अ वेरी थिन लेयर इनसाइड द कैविटी। दोस्तों इनको लगाते कब हैं? इनको तब लगाते हैं जब कैविटी डीप हो जाती है, पल्प एक्सपोज होने वाला होता है तब। और इन तीनों का अलग अलग अपना वो होता है, फंक्शन होता है। जैसे कि कैविटी वार्निश का क्या फंक्शन है? ये हेल्प करता है रिड्यूस पल्पल इरिटेशन एंड सील करता है डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स को। कैविटी लाइनर्स ये क्या होते हैं? थिन प्रोटेक्टिव लेयर होते हैं, प्लेस करे जाते हैं नियर द पल्प। इसके एग्जांपल्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट, कैल्शियम आयोनोमर सीमेंट। और इसका जो प्रोटेक्शन देता है ये अगेंस्ट केमिकल इरिटेंट्स फ्रॉम रेस्टोरेटिव मटेरियल। बेसिस क्या होते हैं? ये थिकर लेयर होती है देन लाइनर्स मोर देन 0.75 mm। ये क्या देती है? प्रोवाइड थर्मल इंसुलेशन स्पेशली अंडर मेटल रेस्टोरेशन, क्योंकि उसके ऊपर हमको लगाना है एमेल्गम, है ना। अब मान लो पेशेंट कुछ गर्म खा रहा है, ठंडा खा रहा है, तो जो मेटल होगा वो तो काफ़ी जल्दी अपना टेम्परेचर चेंज कर लेगा। तो उससे बचाने के लिए पल्प को हमें नीचे कुछ ऐसा लगाना पड़ेगा जो थर्मली हमें प्रोटेक्शन दे सके, तो इसलिए हम लगाते हैं उसमें बेस। और हमको मालूम पड़ा कि कैविटी वार्निश और कैविटी लाइनर क्यों लगाया। अब दोस्तों सवाल आता है माइंड में कि जब कैविटी वार्निश हम लगा रहे हैं, है ना, इसका प्रोटेक्शन देने के लिए, किससे प्रोटेक्शन देने के लिए? ये रिड्यूस कर सकता है पल्पल इरिटेशन, सील कर देता है डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स को। कैविटी लाइनर्स भी केमिकल इरिटेंट से प्रोटेक्शन देता है। तो माइंड में आता है कि हम इसी को क्यों नहीं लगा देते? कैविटी वार्निश को लगाओ, उसके बाद एमेल्गम रेस्टोरेशन लगा दो, या फिर कैविटी लाइनर लगाओ, उसके ऊपर एमेल्गम रेस्टोरेशन लगा दो। पर ऐसा नहीं होता। हाँ, करते क्या है हम लोग? कैविटी वार्निश की एक लेयर को लगाते हैं, उसके बाद हम बेस को लगाते हैं, या फिर कैविटी लाइनर की हम एक लेयर लगाते हैं, उसके बाद बेस को लगाते हैं। तो बेस लगाना इंपॉर्टेंट क्यों है? मेन बात इसमें यह है कि ये प्रोवाइड करता है थर्मल इंसुलेशन, क्योंकि मेटल तो ठंडा गर्म होता रहेगा, लेकिन थर्मल इंसुलेशन भी हमको देना पड़ेगा, तो उसके लिए बेस लगाना जरूरी होता है। तो ये हो गया हमारा पल्प कैपिंग एजेंट। अब दोस्तों जब ये सारी चीज़ें पढ़ रहे होगे तो मान लो इसमें से कोई चीज़ आपको नहीं आती है, कोई वर्ड का मतलब आपको समझ में नहीं आता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको बार बार डिक्शनरी करनी पड़ेगी या फिर गूगल देखना पड़ेगा, नहीं। मैंने यहीं पे इसकी डिक्शनरी दे रखी है, इसके साइड में हर एक वर्ड की जो भी इजी डेफिनेशन हो सकती है मैंने यहाँ पे वो लिखी है। तो जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और जब ये समझ में आ जाए उसके बाद आप इसको अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब मैं इस पूरी पीडीएफ को स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, तो चाहे आपको जो करना हो इसमें, या तो आप लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप परचेज भी इसको कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन 1 है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये हो गया दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज कोरोजन और क्लासिफाई कोरोजन, है ना। क्योंकि दोस्तों मैं किसी को भी फोर्स नहीं कर सकता अपने नोट्स को परचेज करने के लिए, है ना, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। लेकिन मैंने नोट्स को वेबसाइट पे इसलिए रख रखा है ताकि हमारे पास एक प्लेस हो जहाँ पे मैं अपने सारे नोट्स को रख सकूँ। अब क्वेश्चन 3, हु, वैल्यू एंड क्रोमा। तो इसका आप ले लो स्क्रीनशॉट। ये क्विक टिप फॉर रिमेंबरिंग के लिए, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाते हैं, इसलिए आपको इनको अच्छे से पढ़ना है और याद भी करना है। स्ट्रेस और स्ट्रेन, वैसे तो ये आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा फिजिक्स में, है ना। ये हो गया। अभी हार्डनेस टेस्ट, अब इसकी डेफिनेशन सारे हार्डनेस टेस्ट की। क्वेश्चन 6, डक्टिलिटी एंड मेलिएबिलिटी, इसका भी दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद ये मेलिएबिलिटी। क्वेश्चन 7, डिफाइन बायोकम्पैटिबिलिटी। तो दोस्तों इसको आप एक बार पढ़ लोगे तो काफ़ी आसान है, ये बहुत छोटा सा आंसर है, ये आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, पल्प कैपिंग एजेंट्स। तो दोस्तों ये हुआ पूरा का पूरा, है ना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।